नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं व्यवहार न्यायाधीश भोपाल श्री सुरेश बारगिया जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो हम आपको बता दें कि आज खास तौर से हम चर्चा करेंगे चेक बाउंस संबंधी प्रकरणों के मामले में, चेक बाउंस संबंधी समस्याओं पर। जैसा कि हमारा आज का विषय है, तो हम आपको बता दें कि आप इससे संबंधित यदि आपके कोई सवाल हैं, आपकी कोई क्वेरी है या समस्या है, तो आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 075526600049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो इस मंच के माध्यम से उसका समाधान कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, जैसा कि हमारा विषय है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज का विषय है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये क्या है, इसमें क्या प्रावधान किए गए इस कानून में? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को मैडम हिंदी में प्रक्रिया लिखित अधिनियम कहा जाता है जी। इस कानून में विशेष तौर से चेक, विनिमय पत्र, वचन पत्र के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जब कानून बना तब वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक का भी प्रावधान किया गया था, किंतु वर्तमान में व्यापारिक व्यवहारों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष तौर से चेक बाउंस से संबंधित अधिकतम मामले आते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि चूँकि ये उस समय उस परिवेश के हिसाब से बना था जहाँ दूसरे तरीके से भी संव्यवहार होते थे। वर्तमान में चूँकि चेक से ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा मामले चेक बाउंस के आते हैं। सर, एक सवाल ये निकल कर आता है कि जो चेक बाउंस संबंधी मामले होते हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी चेक देते समय और चेक लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, जिससे कि आगे जाकर वो किसी भी परेशानी में ना आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम आपका जी। विशेष तौर से किसी भी व्यक्ति को चेक देते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि जो चेक जिस व्यक्ति के नाम से वो दे रहा है उसका स्पष्ट विवरण हो, जैसे कि कितनी राशि का चेक दिया जा रहा है उसको अंकों एवं शब्दों में लिखा जाए, अपने हस्ताक्षर किया जाए एवं उस पर तारीख डाली जाए कि किस दिनांक से वो शोध्य है जी। इसके अलावा चेक पर कोई भी अतिरिक्त काट छाट नहीं होनी चाहिए। चेक यदि स्वयं उसको अकाउंट पे ही दिया जा रहा है जैसे रेखांकित, तो चेक पर 2 लाइन खींचनी चाहिए हमें जी। और जो व्यक्ति चेक ले रहा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण यह होता है कि चेक लेते समय ये ध्यान रखा जाए कि चेक जिस व्यक्ति के द्वारा उसको दिया जा रहा है क्या वो उसी के खाते का चेक है, उसका हस्ताक्षर है कि नहीं है, जितनी राशि का चेक वो ले रहा है उसकी राशि को अंकों एवं शब्दों में लिखा गया है कि नहीं है, उस पर दिनांक लिखी है कि नहीं है कि उस दिनांक किस दिनांक से उसको चेक दिया जा रहा है। इसके अलावा उस पर कोई भी काट छाट नहीं होनी चाहिए जी। सर, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने कोई चेक दिया था, मैंने किसी दूसरी चीज़ के लिए दिया था, मैंने दिया कि भाई बदले में कैश उसने लिया और चेक के बदले कैश दे दिया, अगर इस तरह का कोई समव्यवहार होता है, बाद में वो उस चेक का मिसयूज़ करके कहता है कि नहीं भाई इन्होंने तो उधार लिया था, जबकि वो कैश ले चुका है बदले में, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या सावधानियां किसी भी व्यक्ति को रखना चाहिए? क्योंकि कई बार इस तरह की गलतफहमियां भी सामने देखने में आती हैं। ऐसी स्थिति में मैडम उसको अगर राशि दे दी गई है तो उसको उक्त संबंध में एक अनुबंध पत्र निष्पादित करा ले या एग्रीमेंट लिखवा लिया जाए कि वो राशि दे चुका है जी। यदि अगर वो लिखवा लेगा तो ऐसी स्थिति में उसके साथ चेक का दुरुपयोग होने की संभावना बहुत कम रहती है जी। सर, एक कॉलर लाइन पे हैं ग्वालियर से, हम उनका सवाल लेते हैं जी। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अशोक जी, सुन रहे हैं आप हमें? जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो ऐसा है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था सर जी जी। मैं हाँ जी हाँ बताएं, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ ओके ओके। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, जिससे जो आवाज गूंज रही है वो गूंजना बंद हो जाएगी। क्या है कि मेरा एक चेक, मतलब एक पार्टी को मैंने चेक दिया था, एक चेक लिया था जी जी। उसके बाद उसने हाँ यस 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 हाँ, 1 मिनट होल्ड करें।
हाँ हाँ। हाँ बताइए अशोक जी। तो क्या हुआ कि उसने, मैंने कोर्ट में लगाया उसको जी। वकील द्वारा। जी। तो उसने क्या किया कि वो कहता है कुछ भी कर लो, कुछ नहीं। आखिर वो क्या है कि वकील वकील मिल गए, उसके बाद तारीख 4 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो पार्टी है ना दूसरे जगह मकान शिफ्ट करके चली गई है। देखिए चेक बाउंस का केस आपका चल रहा है, आपका ये कहना है कि 4 साल हो गए डिसाइड नहीं हुआ। सर जैसा कि इनका सवाल जितना समझ मैं में समझ आया। पा रहा हूँ, जी। आपका ऐसा कहना है कि 4 साल हो गए हैं, केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस की प्रोसीडिंग कराइए और उसमें पता करिए कि क्या चल रहा है। नहीं, उनका तो कहना ही है कि अधिवक्ता आपस में मिल गए हैं और 4 साल से केस पेंडिंग है, उस जिसके खिलाफ केस था वहाँ से छोड़ के भी चला गया है। अब ऐसी स्थिति में इनके पास क्या रेमेडी है? ऐसी स्थिति में यदि उनको लग रहा है कि उनके अधिवक्ता उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो एक नया अधिवक्ता कर सकते हैं। जी, नया अधिवक्ता कर सकते हैं, पर केस के बारे में अभी उनको पता नहीं है। 4 साल से बस यही पता है कि केस चल रहा है। केस तो के बारे में वो कोर्ट में कैसे जानकारी ले सकते हैं? केस के बारे में कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाके अपनी प्रोसीडिंग देख सकते हैं, अपनी फाइल देख सकते हैं। जी, ऑनलाइन भी कुछ देखने हाँ। का साधन है? ऑनलाइन भी देख सकते हैं वो। ऑनलाइन में केस नंबर से सर्च कर सकते केस हैं? नंबर से सर्च कर सकते हैं। ई कोर्ट के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि उनकी प्रोसीडिंग क्या चल रही है उस फाइल पे। जी। जी। सर यदि किसी व्यक्ति को दिया हुआ चेक बाउंस हो जाता है और वो केस लगाना चाहता है तो क्या प्रक्रिया है चेक बाउंस संबंधी केसेस में केस दायर करने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम आपका। जी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चेक दिया जाता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस व्यक्ति को चेक लगाने से पहले, जैसे बाउंस होता है, बाउंस होने के बाद में चेक रिटर्न मेमो मिलता है। रिटर्न मेमो के मिलने के पश्चात 30 दिवस के भीतर उसको, उस व्यक्ति को जिसके द्वारा चेक दिया गया है, उसको एक मांग सूचना पत्र भेजना होता है। मांग सूचना पत्र भेजने के बाद में यदि जैसे ही मांग सूचना पत्र प्राप्त होगा, प्राप्त होने से 15 दिवस तक उसे इंतजार करना होता है। 15 दिवस तक भी अगर वो मांग सूचना पत्र में वर्णित राशि उसको अदा नहीं करता है तो 16वें दिन से 1 माह के भीतर वो न्यायालय में, संबंधित न्यायालय में अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक। सर आपने बताया कि उसको 1 महीने में नोटिस देना होता है और उसके बाद उसको केस लगाना होता है, तो क्या इसमें कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है प्रकरण दायर करने के लिए? और यदि वो समय सीमा निकल जाती है तो फिर सामने वाले के पास क्या ऑप्शन है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैडम आपका। चेक बाउंस के मामले में समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपने समय रहते हुए समय सीमा का पालन नहीं किया गया है तो फिर हो सकता है आपके साथ समस्या हो जाएगी आगे। जैसे मान लीजिए चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने के बाद में आपको 30 दिवस के भीतर मांग सूचना पत्र भेजना होता है। जिस दिन रिटर्न मेमो प्राप्त हुआ, रिटर्न मेमो प्राप्त होने से आपको 30 दिवस के भीतर मांग सूचना पत्र भेजना ही होता है। मांग सूचना पत्र आपने भेजा, जैसे आपको पता चला कि मांग सूचना पत्र उसको प्राप्त हो गया है, उसने राशि अदा नहीं की गई है, तो आप 15 दिन तो इंतजार कर लीजिए। 15 दिन के बाद भी अगर राशि नहीं देता है तो आप 1 माह के भीतर संबंधित न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए 1 माह के भीतर भी आप संबंधित न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं कर पाए हो और आपके पास परिवाद प्रस्तुत नहीं करने का एक रीजनेबल ग्राउंड है, तो धारा 142 भी प्रकरण लिखित अधिनियम प्रावधान करती है कि आप समय सीमा में प्रस्तुत न कर पाने के कारण भी अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो न्यायालय में आवेदन कर सकते हो। सामान्यतया न्यायालय ऐसे मामलों में रीजनेबल ग्राउंड होता है तो प्रकरण स्वीकार करता है और गुण दोषों पे ही उसका निराकरण करने का प्रयास करता है। जी सर, यदि कोई चेक बाउंस संबंधी केस में किसी को दोषी पाया जाता है, सामने वाले को जिसने चेक दिया है, तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? दंड का क्या प्रावधान किया गया है इस कानून के अंदर? प्रकरण लिखित अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है तो दंड के संबंध में प्रावधान किया गया है 2 साल तक की सजा और चेक की राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों। ऐसी स्थिति में आर्थिक अपराध होने के कारण न्यायालय परिवादी को समुचित प्रतिकर भी दिला सकता है। सर क्या चेक बाउंस होना ही किसी के लिए अपराधी होना माना जाएगा? क्या किसी का चेक बाउंस हो गया तो अपराधी हो गया? जी नहीं, मात्र चेक बाउंस होना ही धारा 138 प्रकरण लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता है जब तक कि धारा 138 की सारी शर्तें का पालन नहीं कर लिया जाता है। जी,
आपने बताया कि सारी शर्तों का पालन नहीं कर लिया, तो शर्तों से क्या आशय है आपका? शर्तों से आशय ये है मैडम, जैसे आपने चेक प्राप्त किया, चेक प्राप्त करने के बाद में आपको विहित समयावधि में उसको बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना रहता है। यदि बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिया और यदि आपको राशि प्राप्त हो गई तो चेक बाउंस का प्रकरण नहीं बनेगा। यदि राशि प्राप्त नहीं हुई है और चेक बाउंस हो गया है, चेक बाउंस हो गया तो आपको 30 दिवस के भीतर मांग सूचना पत्र भेजना होता है। मांग सूचना पत्र आपने भेजा, उसके पश्चात भी उसने जो चेक में वर्णित राशि थी वो राशि आपको अदा नहीं करी है, तो आपको 15 दिवस के भीतर 1 माह तक परिवाद प्रस्तुत करने का समय रहता है। 1 माह तक आप परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने 1 माह के भीतर परिवाद प्रस्तुत नहीं किया तो मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि अगर समुचित कारण होगा आपके पास परिवाद प्रस्तुत नहीं करने का तो न्यायालय उस पर ऑर्डर करेगा। जी सर, कई बार ये देखने में आता है कि जैसे किसी कंपनी से कोई पैसा लेना है, हाउसिंग कंपनी है, जी। दूसरी फाइनेंस कंपनियां होती हैं, उनसे कोई पैसा लेना है और यदि उनका चेक बाउंस हो जाता है कंज्यूमर को दिया हुआ, तो ऐसी स्थिति में किसके ऊपर दायित्व आएगा कंपनी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम आपका। ऐसी स्थिति में धारा 141 प्रकरण लिखित अधिनियम प्रावधान करती है कि यदि कोई चेक कंपनी के द्वारा दिया जाता है तो कंपनी एवं वह व्यक्ति जो कंपनी के कारोबार के लिए उस समय उत्तरदायी था, जैसे प्रबंधक, संचालक उत्तरदायी होता है और वो दंडित होता है। सर, कई बार हम ये देखते हैं कि लोग लोन के अगेंस्ट में पोस्ट डेटेड चेक ले लेते हैं साइन करा के, और ब्लैंक चेक भी कई बार ले लेते हैं फाइनेंस कंपनियां, बैंक, और इस तरह की शिकायतें सुनने में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई चेक जाता है और बाउंस होता है तो जिसने चेक दिया है उसके ऊपर क्या दायित्व आएगा? बहुत अच्छा। और बचाव का क्या उसके पास ऑप्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम। सामान्यतः कई बार ऋण लेने जाते हैं तो व्यक्ति ध्यान देता नहीं है, जैसा जैसा बैंक वाले कहते हैं ऐसे ऐसे चेक देते जाते हैं, खाली चेक भी दे देते। मैंने पहले भी आपसे सबसे पहले क्वेश्चन में कहा कि चेक देते समय ये सावधानी जरूर रखें कि हमें चेक को पूरी तरह से भरकर दिया जाना चाहिए। कभी भी खाली चेक किसी को हस्ताक्षर करके नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमने खाली चेक दे दिया है तो फिर ये माना जाता है कि हमने उसको भरकर दिया गया है। वो अपने हिसाब से बैंक जो भी रहता है अपनी राशि भर लेता है, फिर उसका नुकसान जो होता है वो चेक देने वाले के ऊपर रहता है। जी सर, चेक बाउंस संबंधी प्रकरणों में प्रकरण दायर करने के लिए क्षेत्राधिकार का क्या प्रावधान है? चेक बाउंस संबंधी प्रकरणों में प्रकरण दायर करने के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के रूप में दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति चेक बाउंस के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत करना चाहता है तो वह उस बैंक के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जहां पर उस चेक को उसने भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है उस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। सर, एक कॉलर लाइन पे है, हम उनका जी, सवाल लेते हैं। भोपाल से हैं संजय जी। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि मकान की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होने के बाद अगर वो चेक मतलब क्लियर ना हो पाए, पेमेंट ना हो पाए, तो उस स्थिति में क्या कंडीशन बनती है? और अगर मान लो चेक बाउंस हो जाए या फिर पेमेंट डबल से अगर कोई करता है तो उस स्थिति में क्या कंडीशन बनती है? रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, क्या होता है, थोड़ा बताइए। नहीं, उसने आप मकान के बदले में जो चेक दिया है वो बाउंस होता है? नहीं, मकान रजिस्ट्री के समय, हाँ, जो रजिस्ट्री के समय चेक जमा करते हैं, बिल्कुल जी और अगर मान लो वो चेक से पेमेंट नहीं हो पाया पार्टी को, जी जिसने मकान बेचा है, जी, तो जी। क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है क्या? जी बिल्कुल, इसका जवाब हम जितना मैं सर से समझ लेते पा हैं। रहा हूँ ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री कैंसिल होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपने माना कि मुझे पैसा मिल गया है तो फिर आप उसमें चेक बाउंस के संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं सर, ये माना नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्री के अगेंस्ट पैसा दिया है रजिस्ट्री कराने के लिए और वो बाद में चेक बाउंस हो गया तो पैसा मिला ही कहाँ सर? वो तो पैसा तो उसी के बाउंस हो गया, तो जो रजिस्ट्री हुई है वो क्या वैलिड नहीं है, ऐसा इनका कहना है। क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है कि भाई चूंकि उसके अगेंस्ट पैसा दिया था? नहीं, मेरे मत में तो नहीं। अगर रजिस्ट्री हो गई है मैडम तो रजिस्ट्री तो कैंसिल होगी नहीं, उसके लिए आपको सक्षम अधिकारिता में जाना पड़ेगा। और चेक बाउंस हो गया तो उसके लिए आपको 138 का प्रकरण लगाना पड़ेगा। देखिए संजय जी, आपका कोई एग्रीमेंट, जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है और उसकी शर्तें होती हैं। अगर उस एग्रीमेंट में ये कंडीशन होगी कि चेक बाउंस या पैसा पूरा नहीं होता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, जी बिल्कुल। तो आप उसके तहत केस लगा सकते हैं सर, जहाँ तक। जी बिल्कुल। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। जी सर, हम बात कर रहे थे कि जो चेक बाउंस संबंधी प्रकरण होते हैं उनमें क्षेत्राधिकार का क्या प्रावधान होता है, पिक्यूनरी और टेरिटोरियल।
प्रक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत चेक बाउंस के मामलों में जो क्षेत्राधिकारी प्रकरण लगाने का क्षेत्राधिकार होता है वो ओनली प्रादेशिक क्षेत्र का क्षेत्राधिकार होता है। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन इसमें नहीं होता है। प्रादेशिक जैसे कि मान लो यदि किसी व्यक्ति ने चेक दिया और चेक बाउंस हो गया जी। तो जो परिवादी होता है उसने जिस चेक को अपने खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है उस संबंधित बैंक के जो सक्षम न्यायालय होता है उस न्यायालय में वो केस लगा सकता है। सर आपने कहा कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, तो क्या किसी भी 1 करोड़ की राशि का केस भी उसी न्यायालय में लगेगा जहां 1 लाख का लगता है? जी बिल्कुल। किसी भी राशि का चेक हो, कितनी भी राशि का हो, जो न्यायालय है उन्हीं में लगेगा, उसके लिए अलग से कोई जुरिडिक्शन नहीं। बिल्कुल सर, जब हम बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन की, तो क्या जो चेक बाउंस के केस होते हैं उनके लिए कोर्ट फीस भी कोई देना होती है जो केस लगाता है चेक बाउंस का? जी जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और कितनी देना होती है यदि है तो? चेक बाउंस के मामलों में कोर्ट फीस के संबंध में प्रक्रम लिखित अधिनियम में अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई चेक बाउंस का केस लगाना चाहता है तो उसे यदि चेक की राशि 1 लाख रुपए तक की है तो उस पर चेक की राशि का 5% न्यायालय शुल्क अदा करना होता है। यदि चेक की राशि 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम है तो उस पर उसको चेक राशि का 4% एवं 5 लाख से अधिक राशि होने पर चेक राशि का 3% उसको न्यायालय शुल्क अदा करना होता है। चेक बाउंस के मामलों में न्यायालय शुल्क मिनिमम 200 रुपये से लेके 1,50,000 रुपये तक की निश्चित की गई है। मैक्सिमम कितनी है सर? 1,50,000 रुपये, चाहे वो कितने का भी हो, चाहे कितने का भी। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि कोर्ट फीस के लिए प्रावधान किया गया है, तो यदि कोई केस चेक बाउंस का केस है और वो उसका लोक अदालत में समझौता से यदि होता है वो केस, तो एक तो क्या लोक अदालत में समझौते के माध्यम से हो सकता है, और यदि होता है तो फिर उस कोर्ट फीस का क्या किया जाता है जो उसने अदा की है? प्रक्रम लिखित अधिनियम से संबंधित सभी अपराध समनीय होते हैं, राजीनामा योग्य होते हैं, और चूंकि व्यापारिक संव्यवहार और आर्थिक अपराध होने के कारण से न्यायालय का भी उदार दृष्टिकोण होते हुए सर्वप्रथम यही सोचना होता है कि राजीनामा के माध्यम से प्रकरण लोक अदालत में निराकृत हो, और लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण किए जाने के लिए पक्षकारों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाता है। और ज़्यादातर प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा योग्य होने के कारण लोक अदालत में निराकृत भी होते हैं। उससे पक्षकारों के साथ ये फायदा भी होता है कि यदि लोक अदालत में कोई राजीनामा होता है तो जो न्यायालय शुल्क पक्षकार के द्वारा अदा की गई होती है वो परिवादी को लोक अदालत में राजीनामा होने के कारण से प्राप्त हो जाती है। जी सर, चेक बाउंस में कई बार ये देखने में आता है कि जैसे आपसी संबंधों में किसी ने चाचा भतीजे ने या पिता बेटे ने या पति पत्नी ने दूसरे अकाउंट का दे दिया, पति का ऋण है पत्नी के अकाउंट का चेक दे दिया। अब चूंकि पत्नी है तो वो तो ये कहेगी कि नहीं मेरा चेक मत दो या मत लगाओ, और ऐसे में यदि वो चेक बाउंस हो जाता है ऋण अदायगी ना होने से, तो उसके लिए किसका दायित्व आएगा? और वो गारंटर नहीं भी है या नहीं भी है, दोनों ही स्थिति में यदि उस लोन में वो गारंटर है तो भी, वो नहीं है तो भी, उसका क्या दायित्व आएगा जिसका दूसरे के अकाउंट का चेक दिया जाता है? चेक बाउंस के मामलों में विशेष तौर से मात्र चेक दिया जाना ही अपराध नहीं होता है। परिवादी को ये बताना पड़ेगा कि जो चेक है मैंने इस विधिक ऋण की अदायगी के एवज में प्राप्त किया गया। जैसा मैं समझ पाया हूँ आपके प्रश्न को, यदि मान लो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का चेक दे देता है तो उस व्यक्ति के पास ये बचाव का अवसर है कि ना ये न्यायालय में कह सकता है कि मैंने किसी भी ऋण की अदायगी के लिए उसको चेक नहीं दिया गया था। जी नहीं, चेक किसी ऋण की अदायगी के लिए नहीं दिया गया था, मैंने आपसी संबंधों में दिया, तो क्या इससे उसको बचाव उपलब्ध होगा? जी बिल्कुल होगा। जी सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे हैं बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो लोग चेक देते हैं तो इसका वैधता समय कितनी दिन की होती है, और दूसरी चीज हम बैंक में लगाते हैं और हमको अगर पैसा नहीं मिलता तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। यदि कोई चेक आपको मिलता है तो चेक प्राप्ति दिनांक से उसकी विधिमान्यता के रहते आरबीआई के अनुसार 3 महीने के भीतर आपको बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होता है, और बैंक में 3 महीने के भीतर आपने भुगतान हेतु प्रस्तुत किया और वो किसी भी कारण से चेक अनादृत हो गया, तो चेक अनादृत होने के 30 दिवस के भीतर में आपको चेक लेखीवाल को एक मांग सूचना पत्र भेजना होता है, जिसमें यह बताना होता है कि इस चेक में वर्णित राशि और जो भी मेरे खर्चे हैं वो मुझे अदा कर दे।
यदि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी चेक में वर्णित राशि आपको प्राप्त नहीं अदा नहीं करता है तो उसके नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस तक नहीं देता है तो 16वें दिवस के पश्चात में 1 माह के भीतर में आप सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि पहले आपको नोटिस देना होगा और उस नोटिस के बाद यदि वो आपका पैसा नहीं चुकाते हैं तो फिर आप न्यायालय में उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। सर, कई बार लोग कहते हैं कि किसी चेक, पता चला किसी का चेक किसी और ने लगा दिया और बड़ा सा अमाउंट चला गया, बाद में पता चलता है कि वो चेक बुक ही गुम हो गई थी उसकी, और वो चेक बुक गुम हो गई और उसमें फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे निकाल लिए गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैडम आपका। सामान्यतः चेक बुक चोरी होना आम बात है जी। मान लीजिए यदि ऐसा किसी के साथ होता है कि उसकी चेक बुक चोरी हो गई है तो सर्वप्रथम वो चेक बुक चोरी होने के संबंध में एक सूचना थाने को दे एवं संबंधित बैंक में भी एक सूचना दे कि मेरे इन चेक के नंबर के चेक चोरी हो गए हैं। यदि भविष्य में इन चेकों के संबंध में भुगतान हेतु कोई चेक प्रस्तुत किया जाता है, ये चेक प्रस्तुत किए जाते हैं तो उस पर भुगतान नहीं किया जाकर मुझे सूचित करें जी। यदि आपकी सूचना देने के पश्चात भी यदि किसी चेक का भुगतान हो जाता है तो आपके पास बचाव में ये अवसर रहेगा कि मैंने चेक चोरी होने के संबंध में पूर्व में ही सूचना दे दी थी जी बैंक को और थाने में। थाने को जी, थाने में उसको क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से थाने में ये बताना पड़ेगा कि मेरी चेक बुक ये चेक क्रमांक थे, ये चेक बुक चोरी हो गई है। जी सर, हम बात करें चेक बाउंस संबंधी कानून की, तो चूंकि आप इस तरह की केसेस डील करते हैं, आप उसी पद पर पदस्थ हैं, तो किस तरह के केसेस आते हैं और लोगों में कितनी अवेयरनेस है इस कानून को लेकर? सामान्यतः किस तरह के केसेस आते हैं? सामान्यतः मेरे मत में जितना मैं समझ पाया हूँ, वर्तमान में अभी भी लोगों को इस कानून के संबंध में जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम जागरूक नहीं होंगे और हमने कोई त्रुटि कर दी या उपेक्षा बरती तो संभवतः भविष्य में उसके संबंध में दुष्परिणाम हमें ही प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में चेक, क्योंकि व्यापारिक व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए चेक के माध्यम से लेन देन करना आसान भी है और करना भी चाहिए, हाँ, किंतु सावधानी बरतना जरूरी है। यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारे साथ ही नुकसान होगा। आप सावधानी से, आपका क्या आशय है? सावधानी से ये है कि मान लो हमने कोई चेक दिया, किस स्थिति में केस वो लूज कर सकता है कोई भी? यदि मान लो हमने कोई चेक दिया है तो चेक को देते समय हम पूरी तरह से उसको भरे, जैसे कोई हस्ताक्षर करके हम ब्लैंक चेक नहीं दे दे, चेक को हम भरे, जितनी राशि का हम देना चाह रहे हैं उतनी राशि अंकों और शब्दों में, और किस दिनांक को वो दिनांक और रेखांकित है अथवा नहीं, इस बात में हम पूरा उस पर स्पष्ट उल्लेख करें। यदि फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कोई दिक्कत होगी तो चेक देते समय हम एक अनुबंध पत्र या एक लिखित में दस्तावेज जरूर निष्पादित कर लें, ताकि भविष्य में हमारे पास बचाव का अवसर रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कानून के बारे में आज हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि चेक बाउंस संबंधी प्रकरण जो आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो ज़्यादा आते हैं और इसके लिए बहुत सारे कानून में प्रावधान किए गए हैं। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि चेक लेते समय और चेक देते समय दोनों के लिए आपको सावधान होना बहुत ज़रूरी है। चेक अपने हाथ से एक एक एंट्री को आप खुद भरें, किसी और के भरोसे खाली चेक साइन करके न दें, और चेक लेते समय भी ये देख लें कि उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी हैं कि नहीं और किस लिए दिया जा रहा है, ये भी आप खास तौर से देखें और उसका उल्लेख उसमें पीछे आप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस कानून के बारे में जानकारी मिली होगी। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।